नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ड्रग विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 की साइंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं क्लास 6 की साइंस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 6 की जो साइंस है उसके नोट्स की, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी किताब को नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसमें लगता है आपका बहुत ज़्यादा टाइम, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पेपर की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको टाइम बचा करके चल रहा है। तो इसीलिए हमने आपकी सुविधा के लिए पूरी बुक पढ़ के ही उन्हीं पॉइंटों को हमने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरू करते हैं क्लास 6 की साइंस। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। कहने का मतलब कि जो हम भोजन करते हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो उसमें पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। तो हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, विटामिन भी होता है और खनिज लवण भी होता है। नेक्स्ट है हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो वो किसके रूप में हमें मिलता है, वो मिलता है हमें मंड के रूप में और शर्करा के रूप में। नेक्स्ट है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो जल है वो भोजन में उपस्थित होकर भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करता है, हमारे शरीर की सहायता करता है। नेक्स्ट है जल अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र, पसीना आदि को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो जल क्या करता है, जल का कार्य है कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। जैसे कि हमारा पसीना जो आता है, मूत्र है, इसे क्या करता है शरीर बाहर निकालता है। किसके माध्यम से, वो निकालता है जल के माध्यम से। तो जल अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट है विटामिन सी पकाने की गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि जो विटामिन सी है, जिन पदार्थों में भी विटामिन सी पाया जाता है, अगर आप उसे पकाते हैं तो उसकी गर्मी के कारण क्या होते हैं, उसके जो पोषक तत्व होते हैं सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है अभावजन्य रोग। तो अभावजन्य रोग क्या होते हैं, तो वे रोग जो लंबे समय तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अभावजन्य रोग का मतलब क्या है कि ऐसे रोग जो लंबे समय तक हमारे पोषक जो तत्व हैं अगर वो हमें ना मिल पाए, जो भी हमारे पोषक तत्व जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, अगर हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट ना लें तो उसकी कमी के कारण भी क्या हो सकता है, हमें अभावजन्य रोग हो सकता है। अगर हमें खनिज लवण ना मिले तो उसके कारण भी क्या होता है, हमें अभावजन्य रोग हो सकता है। और अगर आपको वसा न मिले, प्रोटीन न मिले, तो इन सभी पोषक तत्वों का अगर हमारे भोजन में कमी हो जाए तो क्या होगा, हमें अभावजन्य रोग हो जाएगा। अब बात करते हैं जो खनिज कैल्शियम है, इसमें अभावजन्य रोग कैसे है। तो इसमें अभावजन्य रोग जो है, अभावजन्य रोग क्या है, इसमें हड्डियों और दांतों का घिसना। अब जो हड्डियां और दांत हमारे घिसते हैं वो किसके कारण घिसते हैं, वो घिसते हैं कैल्शियम की कमी के कारण। इसका लक्षण क्या है, तो इसका लक्षण है कमजोर हड्डियों और दांतों का खुरना। जो हमारे दांत खुर जाते हैं, घिसने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी से दांत क्या है टूटने लगते हैं, तो वही होता है आपका खुरना या घिसना। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है खनिज कैल्शियम के कारण। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि खनिज कैल्शियम के कारण कौन सा रोग होता है या फिर कौन सा लक्षण है। तो अगर आपसे रोग पूछे तो रोग हो जाएगा आपका हड्डियों और दांतों का घिसना, ये अभावजन्य रोग में आता है। और अगर लक्षण पूछे तो लक्षण में हो जाएगा हड्डियों और दांतों का खुरना। नेक्स्ट है
खनिज आयोडीन, यहाँ आयोडीन होना था, तो खनिज आयोडीन का जो रोग है, अगर आयोडीन नहीं खाएगा व्यक्ति तो उसे क्या है, घेंघा रोग हो जाएगा। आयोडीन का मतलब होता है नमक। अगर आपके शरीर के अंदर नमक की कमी हो जाए तो उसके कारण भी क्या है, घेंघा रोग हो जाता है। अब इसका जो लक्षण है वो है गर्दन की ग्रंथि फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता का पाया जाना। तो अगर व्यक्ति की गर्दन की ग्रंथि फूल रही है, इसका मतलब है कि उसे घेंघा रोग होने वाला है। और बच्चों में जो मानसिक विकलांगता आ जाती है, वो किसी चीज को अगर आप समझाओ तो समझ नहीं पाते हैं, या फिर उन्हें समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, या फिर और भी जो विकलांगता होती है, मानसिक विकलांगता जो होती है, उनके कारण क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। तो बच्चों में मानसिक विकलांगता के कारण भी घेंघा रोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे खनिज लौह की। तो खनिज लौह की कमी के कारण क्या रोग हो जाता है, वो हो जाता है आपका अरक्तता रोग। आपके भोजन में लौह तत्व उचित मात्रा में ना मिले तो लौह तत्व की कमी के कारण आपके अंदर अरक्तता का रोग हो जाएगा। और इसका लक्षण है कमजोरी। अगर आपको कमजोरी फील हो रही है, इसका मतलब है कि आपको अरक्तता का रोग है। नेक्स्ट है पौधे तथा जंतु हमारी खाद्य सामग्री का मुख्य स्रोत है। अब खाद्य सामग्री का मतलब होता है जो भी आप खाते हैं, जैसे कि गेहूं हो गए, चावल हो गए, तेल हो गया, जो भी आपकी खाद्य सामग्री में आता है, तो वो हमें कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमें पौधों से तथा जंतुओं से। नेक्स्ट है सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी। इन तीनों पॉइंटों को आपको अच्छे से नोट करना है और याद भी रखना है। तो देखिए सर्वाहारी जंतु, तो सर्वाहारी जंतु का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जो सब कुछ खाते हैं। सब कुछ का मतलब है कि वेजिटेबल भी खाते हैं और नॉन वेजिटेबल भी खाते हैं, मतलब कि हरी पत्तियां भी खाते हैं, हरी सब्जियां भी खाते हैं और मांस मदिरा भी खाते हैं। तो जैसे कि यहाँ है कुत्ता, डॉग जिसे हम कहते हैं, तो कुत्ता क्या करता है, दोनों ही चीजें खाता है, मांस भी खाता है और सब्जियां भी खाता है, रोटी भी खाता है। तो रोटी हमारी शाकाहारी में आती है, तो रोटी भी खाता है और मांस भी खा लेता है, तो इसीलिए इसे रखा गया है सर्वाहारी जंतु में। नेक्स्ट है मछली। इसे भी किसमें, सर्वाहारी जंतु में रखा गया है, क्योंकि मछली भी क्या है, दोनों चीजों को खा लेती है। अगर उसे मांस मिल जाए तो मांस भी वो खा लेती है, और अगर उसे आप आटा या फिर चावल डाल दें या फिर कोई और दाना डाल दें तब भी वो क्या है, खा लेती है। तो इसीलिए इसे किस कैटेगरी में रखा गया है, इसे रखा गया है सर्वाहारी जंतु में, जो सब कुछ खा लेता है। नेक्स्ट जो है चूहा। तो चूहा को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके घर में भी होंगे बहुत सारे चूहे। तो देखिए चूहा क्या करता है कि रोटी भी खा लेता है, और अगर उसका छोटा बच्चा होता है तो वो उसे भी खा लेता है। तो कहने का मतलब है कि शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो इसीलिए इसे किस में रखा गया है, इसीलिए इसे रखा गया है सर्वाहारी जंतु में। नेक्स्ट है चिंपैंजी। चिंपैंजी भी क्या है, ये सब कुछ खाता है, इसीलिए इसे हम सर्वाहारी जंतु में रखते हैं। तो सर्वाहारी जंतु में कौन कौन से आते हैं एक बार देख लेते हैं। सर्वाहारी जंतु में आते हैं आपके कुत्ता, मछली, चूहा, चिंपैंजी आदि, और भी बहुत सारे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं शाकाहारी जंतु की। तो शाकाहारी जंतु का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जो केवल शाकाहारी ही खाते हैं। शाकाहारी का मतलब होता है कि जो साग सब्जी खाते हैं, तो वो किस में आते हैं, वो आते हैं हमारे शाकाहारी जंतु में। जैसे कि सब्जियां हो गई, आपकी पत्तियां हो गई, तो जो जंतु पत्तियां या सब्जियां खाते हैं तो वो किस में आते हैं, शाकाहारी जंतु में आते हैं। जैसे कि गाय। अब देखिए गाय क्या है, चारा भी खाती है और पत्तियां भी खाती है, तो इसीलिए इसे शाकाहारी जंतु में रखा गया है। बकरी, अब बकरी भी क्या है, केवल पत्तियां ही खाती है, तो इसीलिए इसे भी हमने शाकाहारी जंतु में रखा है। नेक्स्ट है हिरण। हिरण क्या करती है, केवल पत्तियां ही खाती है, तो इसीलिए इसे भी हमने शाकाहारी जंतु में रखा है। और भेड़ जो है ये भी क्या है, पत्तियां खाती है, तो इसीलिए इसे भी हमने शाकाहारी जंतु में रखा है। तो बात करते हैं शाकाहारी जंतु की कि शाकाहारी जंतु क्या है,
शाकाहारी जंतु में आते हैं गाय, बकरी, हिरण और भेड़, जिसमें से आपको मुख्य रूप से याद रखना है क्या, बकरी और हिरण। इन दो एग्जाम्पल को आपको अच्छे से याद रखना है। और पहले वाले में जो सर्वाहारी जंतु है, इसमें आपको मनुष्य बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मांसाहारी जंतु की। तो मांसाहारी जंतु ऐसे जंतु होते हैं जो केवल मांस के अलावा ये कुछ भी नहीं खाते। तो जैसे कि आपका शेर हो गया, शेर क्या करता है, शिकार करता है और मांस खाता है। बाघ भी क्या करता है, शिकार करता है और केवल मांस ही खाता है। चीता भी क्या करता है, शिकार करता है और मांस खाता है। तो जो शेर, बाघ और चीता है, ये तीनों क्या है, आपके मांसाहारी जंतु हैं। तो इन तीनों को ही आपको याद रखना है कि मांसाहारी जंतु में आपका शेर भी आता है, बाघ भी आता है और चीता भी आता है। नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य पदार्थ की। तो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि फल हो गया, अनाज हो गया, सब्जी हो गया। ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे तो यहाँ आपका ये मछली कट जाएगा और मुर्गा कट जाएगा। तो जो दूध है ये भी हमें जंतु से मिलता है, अंडा ये भी हमें जंतु से मिलता है और मांस जो है ये भी हमें जंतु से मिलता है। तो अगर हम एक लाइन में पूरा समझना चाहें कि खाद्य पदार्थ क्या है, तो खाद्य पदार्थ क्या है, तो ऐसे पदार्थ जो हमें पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट है पौधों के विभिन्न भागों को भोजन की तरह खाया जाता है। अब देखिए पौधे के जो अलग अलग भाग हैं उसे हम भोजन की तरह भी खाते हैं, जैसे कि आम का फल हो गया, मूली की जड़ हो गई, सीताफल के फूलों को पकौड़े बनाकर खाया जाता है। तो जो सीताफल के फूल होते हैं उसे लोग क्या करते हैं, पकौड़े बनाकर खाते हैं। तो क्या है, भोजन की तरह खा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछा गया था कि कौन से पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खा सकते हैं। तो उसने आपका था सरसों। तो आपको आंसर में सरसों ही लगाना था। आप कैसे था सरसों, तो देखिए सरसों के बीज से सरसों का तेल प्राप्त होता है। तो पहला तो यही मिल गया हमें कि सरसों के बीज से क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। दूसरा, सरसों की पत्तियों का प्रयोग साग बनाने के लिए होता है, मतलब कि जो सब्जी बनती है। तो सरसों की पत्तियों का प्रयोग साग बनाने के लिए होता है। तो यहाँ सरसों का कितना 2 प्रकार से यूज हो गया है, 2 प्रकार से उसका उपयोग हुआ है। एक तो तेल बनाने में, दूसरा हुआ है साग बनाने में। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। तो जो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, ये किस में घुल जाता है, तो ये घुल जाता है पानी में। और नेक्स्ट जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये किस में घुलते हैं, ये घुल जाते हैं वसा में। तो जो विटामिन ए है, डी है, ई है और के है, ये किस में घुल जाते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब कि वसा में घुल जाते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। अब जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिन पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, उसमें आता है आपका शकरकंद आता है, आलू आता है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, मक्का है, गेहूं है, चावल है, बाजरा। इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अगर आप शकरकंद खाते हैं या फिर आलू खाते हैं, गन्ना खाते हैं या पपीता खाते हैं, तरबूज खाते हैं, मक्का खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं या फिर बाजरा खाते हैं, तो इन सभी से हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं वसा के कुछ स्रोत। तो वसा के कौन कौन से स्रोत है, या फिर कहें कि वसा के कौन कौन से स्रोत है जिन स्रोतों से हम वसा को पा सकते हैं। तो बात करेंगे कि वसा के कुछ स्रोत। तो वसा के स्रोत में हम बात करते हैं, पहला है पादप स्रोत और दूसरा है जंतु स्रोत। कहने का मतलब है कि पेड़ पौधों से भी हम वसा को प्राप्त कर सकते हैं और जंतुओं से भी हम वसा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पादप स्रोत की, मतलब पेड़ पौधों से जो हम
वसा को पाते हैं। तो पेड़ पौधे से जो हम वसा को पाते हैं वो पाते हैं मूंगफली का तेल हो गया आपका, तो मूंगफली भी पेड़ में उगती है, तो इसीलिए मूंगफली हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल, गिरी का तेल, ये सारे आते हैं हमारे पादप स्रोत में। नेक्स्ट हमारा जंतु स्रोत। जंतु स्रोत में आता है आपका मांस, मछली, अंडे, घी, दूध, मक्खन, क्रीम आदि। तो ये सब आते हैं आपके जंतु स्रोत में जी। ये सब हमें जंतुओं से मिलता है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? जंतुओं से मिलता है। तो अगर आप मांस खाते हैं या मछली खाते हैं या अंडा खाते हैं या घी, दूध, मक्खन, क्रीम, ये इनमें से आप कुछ भी खाते हैं तो आपको क्या मिलता है? उनसे वसा मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन के स्रोत की, कि प्रोटीन के कौन से स्रोत हैं जहाँ से हम प्रोटीन को पा सकते हैं। तो इसके भी दो स्रोत माने गए हैं। पहला हमारा पादप स्रोत और दूसरा है हमारा जंतु स्रोत। तो पादप स्रोत है, पादप स्रोत कौन कौन से हैं जहाँ से हम प्रोटीन पा सकते हैं? तो पादप स्रोत में आते हैं आपके मटर, चना, मूंग, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन आदि। तो प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है? मटर से भी मिलता है। अगर आप मटर खाते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। चना खाते हैं तो उसमें भी प्रोटीन होता है। मूंग में भी प्रोटीन पाया जाता है। मूंग की दाल जो होती है उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। तुअर की दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। राजमा में भी प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जंतु स्रोत। अब जंतु से जो हमें प्रोटीन मिलता है उसमें आता है आपका मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडे। तो ये सब क्या है? हमें जंतु से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं। इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अगर आप मांस खाते हैं तो प्रोटीन मिलेगा, पनीर खाएंगे, मछली खाएंगे, दूध खाएंगे, अंडा खाएंगे, इन सभी से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए क्या होता है? तो विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। तो अगर आप विटामिन ए लेते हैं तो इससे क्या होगा? आपकी त्वचा बहुत अच्छी रहेगी और आंखों को भी अच्छा रखेगा। नेक्स्ट जो विटामिन सी से क्या होता है? बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो विटामिन सी क्या करता है? रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है। विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी क्या है? हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो जो विटामिन डी है, विटामिन डी क्या है? हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। नेक्स्ट है चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। भी आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है किसमें? चावल में। नेक्स्ट है आहारी रेशे, रूक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो आहारी रेशे हैं इसी को हम रूक्षांश भी कहते हैं। तो जानते हैं कि रूक्षांश के स्रोत क्या है? तो रूक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। तो जो आहारी रेशे हमें मिलते हैं जिनसे हमारा खाना बहुत अच्छे से पचता है, तो वो मिलते हैं हमें किससे? पादप उत्पादों से, मतलब कि पेड़ पौधों से ही हमें रूक्षांश रेशे की प्राप्ति होती है, रूक्षांश की प्राप्ति होती है। जैसे कि साबुत खाद्यान्न हो गया आपका, दाल हो गई, आलू हो गया, ताजे फल हो गए और सब्जियां हो गई। इन सभी में आपको आहारी रेशे देखने को मिलते हैं। तो बात करें कि कैसे मिलते हैं, तो अगर आपने आम खाए हैं तो आम में देखना जब आप उसका वो अंदर का खाते हैं तो उसमें थोड़े छोटे छोटे से क्या है? रेशे से मिलते हैं। तो वही होता है आपका आहारी रेशे जो हमारे भोजन को पचाने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कौन देते हैं, तो वो देते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा देते हैं। इन दोनों से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। तो अनुरक्षण का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं।
तो कौन करता है? प्रोटीन करता है और खनिज लवण करता है। तो प्रोटीन तथा खनिज लवण क्या करता है? हमारे शरीर की वृद्धि करता है, मतलब हमारे शरीर की ग्रोथ को बढ़ाता है और रोगों से भी रक्षा करता है नेक्स्ट है विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। और विटामिन क्या करता है? विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में मदद करता है। तो यहाँ तीनों के काम हो गए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का क्या काम है? इसका काम है ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या करती है? हमारे शरीर की ग्रोथ को बढ़ाती है। और अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करता है। तो इन तीनों पॉइंटों को ही आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है सातूत ऊन। अब ये हमें कहाँ से मिलता है? तो ये हिरण से मिलता है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। सातूत कहाँ से मिलता है? हिरण से मिलता है। हिरण कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है रुई से बीज को अलग करने की प्रक्रिया को ओटाई या फिर गिनिंग कहते हैं। तो जो रुई से हम बीज को जब अलग करते हैं, कॉटन आपने देखी होगी, कॉटन को ही हम रुई कहते हैं। तो जब हम कॉटन को उसके बीज से अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं या फिर ओटाई कहते हैं। नेक्स्ट है कपास मुख्यतः भारत में दक्कन पठार, मालवा पठार में पाया जाता है। तो जो हमारे यहाँ कपास आता है, रुई आती है, जो वो कहाँ से आती है? वो आती है भारत के दक्कन पठार से आती है और मालवा पठार से आती है। नेक्स्ट है जूट की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में होती थी, लेकिन जब यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश अलग हुए तो जूट जितना भी उगता था वह बांग्लादेश में चला गया और जूट की फैक्ट्री भारत में रह गई। तो देखिए जूट की खेती मुख्यतः कहाँ होती थी? तो मुख्य रूप से जूट की खेती पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ही होती थी। दो देशों में होती थी, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। लेकिन जब ये दोनों अलग हो गई, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जब अलग हो गए, तो जितना भी जूट था वो कहाँ रह गया? वो रह गया है बांग्लादेश में। लेकिन जो जूट को निकालने की फैक्ट्री थी, जिससे जूट निकलता था, अच्छे से बनता था, तो वो फैक्ट्री कहाँ रह गई है? वो रह गई हमारे भारत में। नेक्स्ट है रुई तथा जूट, जिसे हम पटसन कहते हैं। तो रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। तो तंतु का मतलब होता है कि रेशे, जो छोटे छोटे से रेशे होते हैं, जैसे कि अगर आपको देखना भी हो तो आप देख सकते हैं। जो सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल में जो टाट फट्टी बिछी रहती है, उसको जब आप उसका रेशा निकालेंगे तो उसमें देखना बहुत सारे रेशों से मिलकर उसका एक धागा बना होता है। तो जो रेशे से धागा बना होता है, तो जो रेशा होता है वही होता है आपका तंतु। तो रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो रुई है और जूट है, ये किसके उदाहरण माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आपके तंतुओं के उदाहरण। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब जो ऊन है, रेशम है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राप्त होता है जंतुओं से। नेक्स्ट है ऊन भेड़ तथा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, यास तथा ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। तो देखिए जो ऊन है वो हमें कहाँ से मिल जाती है? तो ऊन हमें मिल जाती है भेड़ से भी, बकरी से, खरगोश से, यास से, ऊंट से। इन सभी से हमें ऊन प्राप्त होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।